विद्यार्थी मित्रों, पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और उत्क्रांति के प्रथम भाग में हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सौर परिवार अर्थात सौरमंडल का अधिष्ठाता सूर्य और पृथ्वी एक ग्रह के रूप में के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सौर परिवार या सौरमंडल अर्थात क्या? तो सौरमंडल में सूर्य के अलावा ग्रहों, उपग्रहों, लघु ग्रहों, उल्काओं और धूमकेतु के समस्त परिवार को, समस्त समूह को हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसमें सौर परिवार का अधिष्ठाता अर्थात मुखिया सूर्य है। सूर्यमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के अलावा 173 से अधिक उपग्रह हैं और लगभग 45,000 से अधिक लघु ग्रह हैं, धूमकेतु और उल्काएं आई हुई हैं। इन सब के संयुक्त परिवार को सौर परिवार या सूर्यमंडल कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, नीचे आकृति दी गई है जिसमें सौरमंडल का अधिष्ठाता सूर्य है। सूर्य के बाद ग्रहों की स्थिति सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर दर्शाई गई है, जिसमें सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूर्य से दूरी के आधार पर इन ग्रहों की स्थिति इस आकृति में दर्शाई गई है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सूर्य जो है वो मध्यम कद का तारा है जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है और अपने परिवार के सौरमंडल के सभी सदस्यों को भी प्रकाशित करता है। सूर्य का कुल व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा लगभग 109 गुना अधिक है। और इसके साथ साथ सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 28 गुना अधिक है। सूर्य अत्यंत एक गर्म वायुपिंड है जिसकी सतह का तापमान लगभग 6,000 अंश सेंटीग्रेड के आसपास है और उसके केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, अर्थात उसका आंतरिक भाग अत्यंत गर्म है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जो दबाव और गर्मी है उससे अनेक गुना दबाव और गर्मी सूर्य के केंद्र में है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ पर एक विशेष प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है और उस नाभिकीय प्रक्रिया में हाइड्रोजन और परमाणुओं का एकीकरण होने से उसका हीलियम में रूपांतर होता है, जिसके कारण प्रकाश और गर्मी रूपी प्रचंड ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा जो सूर्य से पैदा होती है, यह ऊर्जा विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में फैल जाती है। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सूर्य कलंक अर्थात क्या? संचित प्रश्नों में पूछा जाता है कि सूर्य कलंक अर्थात क्या? तो सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले धब्बे को सूर्य कलंक, सन स्पॉट्स कहते हैं। सूर्य कलंक सूर्य की सतह पर स्थित एक प्रकार की दरार घाटियाँ हैं और इन दरार घाटियों में से होकर सूर्य की जो अंदर की गर्मी है वो बाहर आती है। जब भी सूर्य कलंकों की संख्या अधिक होती है तब हम अति तीव्र तापमान का अनुभव करते हैं। सूर्य के चारों तरफ 400 किलोमीटर तक के तेजमय आवरण को एक विशेष नाम से जाना जाता है। उस आवरण का नाम है फोटोस्फीयर।
वर्तमान सूर्य अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि सूर्य लगभग 5 अरब वर्षों के बाद नष्ट हो जाएगा। सूर्य हमारा ऊर्जा का अखंड स्रोत है और सूर्य के द्वारा ही हमारी पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके आधार पर सजीव सृष्टि की उत्पत्ति और उत्क्रांति हुई है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर निवास करने वाली समस्त सजीव सृष्टि के लिए ऊर्जा का एक अखंड स्रोत कौन सा है? सूर्य है। विशिष्ट आकार और दिखाव वाले लंब वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के आसपास घूमते हुए अवकाशीय पदार्थों को धूमकेतु कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी संक्षिप्त प्रश्न बनता है कि धूमकेतु अर्थात क्या? तो धूमकेतु अर्थात विशिष्ट आकार और दिखाव वाले लंब वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के आसपास घूमते हुए अवकाशीय पदार्थों को धूमकेतु कहा जाता है। पृथ्वी से देखने में धूमकेतु का प्रकाशित भाग पुच्छ की तरह से होने से उसे पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हेली का धूमकेतु सबसे अधिक प्रचलित धूमकेतु है। यह सबसे पहले यह वर्ष 1986 में दिखाई पड़ा था, जो अब 2062 में पुनः दिखाई देगा। तो प्राचीन समय में धूमकेतु दिखाई दें तब युद्ध, बीमारियां, बाढ़ जैसी विनाशक दुर्घटनाएं होंगी, ऐसी मान्यता लोगों में व्याप्त थी। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये एक खगोलीय घटना है। रात में दिखाई देने वाले गिरते तारे और उल्काएं भी सौर परिवार के ही सदस्य माने जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा अर्थात क्या? तो जिसकी परिभाषा होगी कि अंधेरी रात में स्वच्छ आकाश में देखने से उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ सफ़ेद रंग का एक पट्टा अवकाश में दिखाई देता है, जिसे आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा में बहुत ही अधिक संख्या में तारों के समूह आए हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो सूर्य के बारे में जानकारी हुई। अब हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रह कुल कितने हैं और कौन कौन से उनके प्रकार हैं। तो सूर्यमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उनमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ग्रह लौकिक ग्रह कहलाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ संक्षेप में प्रश्न बनता है संक्षिप्त में कि लौकिक ग्रह किसे कहते हैं या बाह्य ग्रह किसे माना जाता है? तो बुध, शुक्र और पृथ्वी तथा मंगल ये लौकिक ग्रह कहे जाते हैं, जबकि गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह माने जाते हैं, जो पृथ्वी की ग्रह की कक्षा में बाहर आए हुए हैं। इन ग्रहों के बारे में ऊपर आकृति दी गई थी, उसी आकृति का ये दूसरा स्वरूप नीचे आकृति दी गई है, जिसे देख करके आप समझ सकते हैं। अंतर इतना ही है, उसमें हिंदी में नाम था और यहाँ पर इंग्लिश में नाम दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, नीचे एक चार्ट दिया गया है, एक तालिका दी गई है, जिसमें कौन कुल कितने ग्रह हैं, उन ग्रहों का सूर्य से अंतर क्या है, उनका परिक्रमण समय क्या है, परिभ्रमण समय क्या है, उपग्रहों की संख्या कितनी है उनकी और उनकी क्या विशेषताएं हैं। इस आकृति को देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद सौरमंडल के ग्रहों में एक महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी, जिसमें सजीव सृष्टि निर्भर करती है, सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, तो हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पृथ्वी मानव का निवास स्थान है और एक ग्रह भी है। उसके आसपास के वातावरण स्तर की मोटाई लगभग 800 से 1000 किलोमीटर है। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर शुक्र और मंगल ग्रह के बीच आई हुई है। वो नारंगी जैसे गोलाकार में है। उसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और विषुववृत्तीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 365.25 दिन लिखा गया है, 365 से ही 1/4 दिन। और अपनी धुरी के आसपास पश्चिम से पूर्व दिशा में एक चक्कर लगाने में उसे 23.9 घंटे लगते हैं। उसकी धुरी और अपनी परिक्रमण कक्षा के साथ
पृथ्वी जो है वो 66.5 अंश के कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर वातावरण में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कुछ थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन आदि मुख्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी पर का जो वातावरण है वो उल्काओं से हमारी रक्षा करता है। ओजोन वायु का स्तर सूर्य में से आने वाली अल्ट्रावायोलेट किरणों का शोषण करके सजीव सृष्टि को सुरक्षित रखती है। विद्यार्थियों, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, जिस स्वरूप में निकलती हैं, अगर उसी स्वरूप में पृथ्वी की सतह पर पहुँचें तो पृथ्वी की सतह पर घास का एक तिनका भी हरा भरा नहीं रह सकता है। तो ये इसको नियंत्रित करने का काम ओजोन वायु करती है। अर्थात ओजोन वायु जो है वो अल्ट्रावायोलेट किरणों को शोषित करके सजीव सृष्टि को बचाती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जहाँ सजीव सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। उसका व्यास लगभग 3,475 किलोमीटर और वह पृथ्वी से 3,85,000 किलोमीटर के अंतर पर आया हुआ है। चंद्रमा अपनी धुरी पर पृथ्वी के आसपास घूमता है। उसका धुरी भ्रमण और परिक्रमण समय 29.5 दिन है। 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग नामक प्रथम चंद्रयात्री, जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था, तो प्रथम चंद्रयात्री कौन थे? चंद्रयात्री नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 में। उस समय की चट्टान मुख्यतः आग्नेय प्रकार की है। चंद्रमा का गुरुत्व शक्ति और पृथ्वी के गुरुत्व शक्ति की अपेक्षा लगभग 6वां भाग है, जिससे वहाँ प्रत्येक वस्तु वजन में हल्की लगती है और उस पर मृत ज्वालामुखी आए हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगला मुद्दा है बिग बैंग और उसके विभिन्न पहलू। एक बिग बैंग कौन है कि 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के अतिरिक्त समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया था। तो वर्तमान में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बिग बैंग का सिद्धांत है वो अत्याधुनिक माना जाता है। इस सिद्धांत को विस्तृत होने वाले ब्रह्मांड की विचारधारा कहते हैं। ये एक विस्तारवादी सिद्धांत है। बेल्जियम विद्वान जॉर्ज लिमित्रे ने बिग बैंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, तो यहाँ प्रश्न बनता है कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो बेल्जियम के विद्वान जॉर्ज लिमित्रे ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 1920 में एडविन हब्बल नामक खगोल शास्त्री ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने पर आकाशगंगा निश्चित रूप से दूर खिसक रही है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार में कई पहलू या कई अवस्थाएं हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। इसमें सबसे पहला मुद्दा है कि ब्रह्मांड की रचना जिससे हुई है वो पदार्थ आरंभ में एक छोटे गोले के स्वरूप में था। एक ही स्थान पर वो स्थिर था और वे आदि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म थे और उनका तापमान और घनता खूब अधिक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अत्यंत छोटे गोले में प्रचंड विस्फोट हुआ, जिससे उसमें मौजूद पदार्थों के कण अंतरिक्ष में बिखर गए। नेक्स्ट पॉइंट कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई होगी, ऐसा माना जाता है। तो प्रचंड विस्फोट 1 सेकंड से अधिक समय में आदि पदार्थों के कण अंतरिक्ष में फैल जाने से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ होगा और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी चल रहा है, परंतु उसकी गति धीमी पड़ गई है। बिग बैंग होने के साथ मात्र 3 ही मिनट में प्रथम परमाणु की उत्पत्ति होगी। बिग बैंग होने के बाद लगभग 3 लाख वर्ष दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे आ गया और अणु पदार्थों का निर्माण हुआ होगा। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके बाद के मुद्दों की चर्चा हम तीसरे भाग अर्थात पार्ट 3 में करेंगे।